आदाब नाजरीन, खास मुलाकात में आज हमारे दरमियान एक ऐसी खास शख्सियत है जो सियासत में तो दिखाई देती हैं आपको, लेकिन इसके अलावा उनके अपनी शख्सियत के इतने पहलू हैं और इतने नशेब फराज हैं कि उसमें जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं कि इस शख्सियत को किस अंदाज से समझा जाए, इस शख्सियत को किस अंदाज से जाना और परखा जाए। मेरी मुराद है उत्तर प्रदेश हुकूमत में वजीर ममलकत हैं हज व औकाफ के, लेकिन ज्यादातर जब भी अक़लियती उमूर के मामलात आते हैं और कोई सवाल उठता है तो लोग जवाब के लिए उन्हीं की तरफ देखते हैं। आइए खैर मकदम करते हैं जनाब मोहसिन रजा साहब का। आपका खास मुलाकात में खैर मकदम है मोहसिन रजा साहब। जी शुक्रिया। हम आपके साथ इस मुलाकात से चंद लम्हे पेशतर जब बैठे तो हमें पहलू दर पहलू आपकी शख्सियत में कई चीजें नजर आई। आप एक क्रिकेटर के तौर पर भी नजर आए, आप एक ऐसे शख्स के तौर पर नजर आए जिसको शायरी के जो रुमूज हैं उनसे भी वाकफियत है और बहुत अच्छे अशार भी याद हैं, उस्तादों के शेर भी याद हैं। आप से जब हमने और जरा बात की तो हम उसमें आपके अंदर हमको नजर आया कि आपको दीनी मालूमात भी बहुत ज्यादा हैं, आप मुहर्रम के हवाले से भी बहुत कुछ जानते हैं, आपकी इस्लामी तारीख पर भी आपकी बहुत गहरी नजर है। मोहसिन रजा है क्या? मोहसिन रजा मुझे लगता है कि जो मोहसिन इंसानियत है उसका फॉलोअर है, उसको मोहसिन रजा कहते हैं। इसलिए ये जो आपने तमाम सी बातें की, चूंकि मैं अपने वालिदैन का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरा नाम मोहसिन रखा। मोहसिन के माने आप भी जानते हैं और हमारे सामीन भी जानते हैं, तो इसलिए वो कुछ नाम से बड़े असरात आते हैं और शुक्र है इस परवरदिगार का कि कम से कम एक इंसानियत का जज्बा तो हमारे अंदर इस नाम ने पैदा कर दिया, क्योंकि मैं मोहसिन इंसानियत को मानता हूं और उन्हीं को अपना आइडियल मानकर मैं दुनिया में जीता हूं। तो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश रोज मैं करता हूं जब सुबह घर से निकलता हूं। अच्छा इंसान बनने के लिए शक्ल सूरत की जरूरत नहीं होती है, फिक्र की जरूरत होती है। और अगर उस फिक्र से हम निकलेंगे तो जिसको हम अल्लाह कहते हैं, तमाम हमारे जो और दीगर यहां पर मजहब के लोग हैं, कोई उसको ईश्वर कहता है, कोई उसको गॉड कहता है, कोई जीसस कहता है, तो मुझे लगता है कि ये सारी मखलूक, सारे जितने लोग हैं सब उसी के बनाए हुए हैं और हमें एक दूसरे के साथ शाना बशाना एक दूसरे की मदद करना चाहिए। खुशी में जा पाए ना जा पाए, लेकिन उसकी परेशानी में मुझे जरूर जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और मैं इसी फिक्र में रोज जीता हूं कि अगर आज ऊपर वाले ने मुझे इस लायक किया है, हमारी पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो चूंकि एक सूबे का मैं वजीर भी हूं और सूबे के वजीर की जिम्मेदारी होती है कि आखिरी आदमी तक की हिफाजत और उसके कहना चाहिए जो विकास की बात या उसके पास पहुंचने वाली जो तमाम हम सरकार के जरिए से पहुंचने वाली उसकी अपनी जरूरियात होती हैं जो सरकार पहुंचाती है, उसको पहुंचाना ईमानदारी के साथ उस तक हमें पहुंचना चाहिए, उन साजो सामान को पहुंचना चाहिए। ये एक वजीर की जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल। आप जो आपने जो जिस विकास की बात कही, सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी का भी ख्वाब जब वो 2014 में आए थे यही था। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत सबका साथ सबका विकास को लेकर बहुत संजीदा है और आगे बढ़ रही है? देखिए, मुझे लगता है कि सबका साथ सबका विकास वाकई में अगर इसको सही मानों में देखने को मिला है तो मोदी जी के इस पूरे अपने 4.5 साल के कामों में अगर देखा जाए तो सबका साथ सबका विकास ईमानदारी से दिखाई दिया है। और मुझे लगता है कि अगर आप माजी में जाएंगे तो माजी से लेकर यहां तक अगर आप देखें तो हिंदुस्तान जो पिछड़ गया उसका कोई, जो सरकारें चली उनका कोई विजन नहीं था। अगर उनके पास विजन होता तो उस विजन के तहत अगर सरकारें चलती तो मुझे लगता है कि विकास होता। तो ये जो 4.5 साल का विकास है आदरणीय मोदी जी का, जनाब मोदी जी का, वो विकास 67 साल के विकास पर भारी दिखाई दे रहा है, उसका वजन दिखाई दे रहा है। क्योंकि जितनी भी अगर पॉलिसीज आप देखें, जो योजनाएं आप देखें, तो उन योजनाओं में 100 से ऊपर ज्यादा, लगभग 125
योजनाएं, 125 से ऊपर योजनाएं गरीबों के डेवलपमेंट और विकास के लिए चालू की गई और वो उतर रही हैं जमीन पर, चाहे वो जनधन योजना के तहत, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत, और अभी तो इतनी बड़ी योजना जो दुनिया की सबसे बड़ी योजना मोदी जी ने लॉन्च की है अभी उड़ीसा में, झारखंड में, जिसको आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना। ये एक ऐसी योजना जिसको अगर आप देखें तो 50 करोड़ लोग सीधा इसका फायदा लेने जा रहे हैं और 50 करोड़ परिवार नहीं, 10 करोड़ परिवार और 50 करोड़ लोग देश के, इतने में कम से कम 50 से 25 मुल्क तो बन जाएंगे दुनिया के। 50 करोड़ की, कहीं पर 1.5 करोड़ की आबादी के मुल्क हैं, कहीं 2 करोड़ की, तो अगर देखें तो मुल्क बन जाएंगे इसमें कितने। ये जो आयुष्मान जो ये है, मोदी केयर भी जिसको कह देते हैं, वाकई अगर इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन हमारे मुल्क में हमने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब देखे जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें आती हैं, लेकिन वो फिर जब हम ज़मीनी सतह पर जाते हैं तो वो फिर उस तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। तो उस पर कैसे कंट्रोल करने की कोशिश होगी? अच्छा सवाल आपने किया। देखिए तहसीन साहब, अगर आपके अंदर ईमानदारी और लगन है तो वो ईमानदारी से योजनाएं पहुंचेंगी जमीन तक, और उसका काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी, जैसे उत्तर प्रदेश में और तमाम राज्यों में जहां जहां हमारी सूबों में सरकारें हैं, वहां पर इंप्लीमेंट हो रहा है, तेजी से हो रहा है। और हमारी सोच ही, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच ही वही है कि वो गरीबों के ऊपर गरीबों को लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए वो काम कर रहे हैं कि उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जिनका सिर्फ वोट लिया गया उनको सपोर्ट नहीं किया गया कभी। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने क्या किया, आजादी के बाद से अगर आप देखें, वो एक जबरदस्ती का हमारे ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बांटने की राजनीति करती है और सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। तो मैं एक आईना आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, तमाम हमारे सामईन और दर्शक भी देख लें और समझ लें क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं या राजनीति से प्रेरित होकर कह रहा हूं। मुझे लगता है 47 से आज तक, जब पहली बार देश आजादी के बाद अपनी हुकूमत बना रहा था, तो कांग्रेस ने वहां से बांटने की राजनीति शुरू की। पहले तो सबसे आप ही ने देश बांट के अपना प्रधानमंत्री बनाया, तो देश बांटा। उसके बाद जब थोड़ा और आगे बढ़े तो परिवार के लोगों को परिवारवाद में कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो फिर आपने रायबरेली जिले और सुल्तानपुर जिले को, हमारे सूबे का जिला है और इत्तेफाक से मैं वहीं का इंचार्ज हूं, अमेठी का, इस अमेठी जिले को बना दिया आपने। ना वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कुछ है। आपने 14 साल से आपके घर के और परिवार के आप राहुल गांधी जी वहां पर सांसद हैं, उससे पहले आपके पिताजी रहे। तो यहां पर भी आपने 2 जिलों को बांटकर अपना उल्लू सीधा कर लिया। आपने जनता को आपने वहीं छोड़ दिया। जनता आज भी परेशान घूम रही है, आज भी वहां परेशानियां और मसाइल हैं। आपकी जो पार्टी है उसने कभी बांटने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा हम लौट कर आएंगे। हम नाज़रीन, यहाँ वक्त मुख्तसर वक्फे का, हम मोहसिन रजा साहब से मालूम करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ इल्जाम कांग्रेस के लिए ही है क्या, या सिर्फ तमाम सियासतदान जो हैं वही बांटने का काम करते हैं। लौट कर आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद। खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश हुकूमत में वजीर ममलकत बराए हज व औकाफ, और हमारे नज़र में अखिलती उमूर के मामलात इन्हीं से वाबस्ता हैं। आप कह रहे थे मोहसिन रजा साहब कि कांग्रेस ने बांटने की राजनीति की। अब मुल्क का आवाम ये समझता है कि तमाम सियासतदान ही बांटने का काम करते हैं, उसमें कोई भी पार्टी है, क्या ऐसा नहीं महसूस होता? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा, मेरी नजर में तो मैं जो देख रहा हूं, जो मैंने सियासत देखी, मेरे वालिद भी सियासत में रहे, मैंने जो कांग्रेस का भी रिजिम देखा है, ऐसा नहीं है। और अगर सही मानों में कहें तो आज जो हमारा खासकर मुस्लिम समाज जो है, जो मुस्लिम, अगर आप मुसलमानों की बात करें उत्तर हिंदुस्तान के, तो उनको अगर आज हाशिए पर डाला है किसी ने, तो वो कांग्रेस ने डाला है। क्योंकि आपने इनको कभी भी, आपने देश का पहला शिक्षा मंत्री बना दिया मौलाना अबुल कलाम आजाद को, और कौम की शिक्षा कहां चली गई इसके बारे में कभी आपने गौर नहीं किया। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप कौम को शिक्षित करें, आपने मदरसों में उठाकर हमें भेज दिया। और मदरसों के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में, और चाहे केंद्र की सरकार हो योगी मोदी जी की, हम सब ने मिलकर, इन सरकारों ने मिलकर पहली बार मदरसों में जो नई पढ़ाई प्रणाली है, जो आज सामाजिक शिक्षा है,
इसको लागू करने के लिए हमने जब शुरुआत की, उस पर भी फौरन राजनीति शुरू करी, लोगों ने सियासत शुरू करी। लोग कहते हैं कि मदरसे के मामलात में दखल अंदाजी, ये दखल अंदाजी नहीं है। आपने उनको पढ़ने ही नहीं दिया, उनको मदरसों से कहां, आप बार बार कहते हैं, आप मिसालें देते हैं कि हमने ये निकाल दिए, डॉक्टर निकाल, कहां निकाल दिया आपने? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा वो लेते हैं। धार्मिक शिक्षा लेना कोई वहां बुरी से बात निकलने नहीं के है। बाद बहुत से लोग आईएएस बने, डॉक्टर बने हैं, लेकिन कम है, उंगलियों पर गिने जाते हैं। तो आप डबल फिगर में नहीं आ पाएंगे। हाँ, उंगलियों पर गिने जाते हैं, डबल फिगर में नहीं आ पाएंगे। तो क्या देश के इतने करोड़ मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ी योजना चला दी आपने? और इस योजना में भी करप्शन हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर तो इतना करप्शन हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूं, कई जांचें हो रही हैं। और अब जो आज योगी जी की सरकार है, विरोधी कहे जाने वाले हम लोग, हमने इसका बजट, पूरे अल्पसंख्यक कल्याण का बजट उत्तर प्रदेश में लगभग 4000 करोड़ का किया पहली बार। इससे पहले की सरकारें जो समाजवादी की थी या कांग्रेस की थी या बसपा की थी, उन सरकारों ने क्यों नहीं बजट बढ़ाया था? क्योंकि हम चाहते हैं, योगी जी चाहते हैं, मोदी जी चाहते हैं, देश का प्रधानमंत्री चाहता है कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। हमारी सोच आपको आगे बढ़ाने की है, मेन स्ट्रीम में जोड़ने की है। मदरसे में आप पढ़िए, मदरसे को हम आधुनिक करना चाहते हैं, वहां पर हम हर चीज की सुविधा देना चाहते हैं। हमारी नीयत और नीति बिल्कुल साफ है। आपकी नीति और नीयत क्यों नहीं साफ थी पिछली सरकार? आप हज और औकाफ से भी जुड़े हुए हैं, तो औकाफ को लेकर भी बहुत सारी बातें होती रहती हैं, बहुत मसाइल हैं। और एक आप लोग हर जिले में हज हाउस बनाने की बात थी क्या? नहीं, हमने हज हाउस बनाने की हर जिले में बात नहीं की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का काम हज को लेकर, क्योंकि हज की एक हज कमेटी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इसमें ज्यादा वो रहता है। हज के लिए जो राज्यों की सरकारें होती हैं, उनकी जिम्मेदारी इतनी होती है कि जिन लोगों के नाम कुरा में आ जाते हैं, उनको हम एक हज हाउस में बुलाकर और या अलग अलग सेंटर्स बना देते हैं कि कुछ जैसे 4 उसमें वार्ड देंगे कि बनारस कर दिया, गाजियाबाद कर दिया, लखनऊ कर दिया, इस तरह से सेंट्रलाइज करके अलग अलग शहरों के लोगों को वहां बुलाकर, जिन लोगों के नाम आ जाते हैं, क्योंकि 28 से 30 हजार लोग जाते हैं उत्तर प्रदेश से एवरी ईयर हज के लिए, उनके इंतजाम बेहतर करने के लिए आपने नहीं किया, लेकिन हमने किया। जितने भी अब की आप देखिए हज के, आप बार बार आप पता कर लीजिए रिपोर्टर्स से अपने कि हज के जो इंतजाम किए हैं या जो लोग हज करने गए, जो हाजी वापस आए हैं, उनसे पूछिए कि योगी सरकार ने कितने अच्छे इंतजाम किए आज पहली बार। और इससे पहले की सरकारें जो दम भरती थी, जो आपसे आपका वोट लेती हैं आपको बड़ा हमदर्द बनकर, उन्होंने इन तक मामलों में राजनीति करी, आपको अच्छी सुविधाएं, आपकी फैसिलिटीज नहीं दी। ये तो एक ऐसी जगह इंसान जा रहा है जहां उसकी उम्मीदें होती हैं, वो आखिरी ख्वाहिश एक मुसलमान की यही होती है कि वो हज कराए। और वहां पर जाते वक्त हमने जो इंतजाम किए आपने देखे हैं, ऐसे इंतजाम ना कभी उत्तर प्रदेश में हुए हैं और ना कोई करेगा हमारे अलावा। हम और बेहतर करने के लिए हमने कहा है कि जो हमारे हज हाउसेज हैं, इनका 28 दिन का काम होता है। हम हर जगह ना खोलकर, जहां जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर व्यवस्थाएं अच्छी की जाए, क्योंकि 27-28 दिन से ज्यादा का काम नहीं होता। अब इतना बड़ा हज हाउस है, ये हम चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज के लोगों के लिए आईएएस की कॉम्पिटिशन्स हैं या और कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने के लिए इंस्टीट्यूट का उनको चाहिए है, तो वो हमसे बात करें। हम राज्य सरकार उनको देने के लिए तैयार हैं, हमसे आकर अपना प्रपोजल दें। हम चाहते हैं कि इस्तेमाल हो। कोई ऐसा प्रपोजल आया? नहीं, मैंने कहा ना कि मैं तो आज आपके इस चैनल के माध्यम से जरिए से बताना चाहता हूं कि मैं तो कह रहा हूं, आइए अपने प्रपोजल्स लाइए, जो अच्छे प्रपोजल्स हैं सरकार के सामने हम रखेंगे और इंप्लीमेंट कराने की कोशिश। जितने दिन बाकी दिन जो है अगर हज हाउस खाली है तो उनका कोई अच्छा यूटिलाइजेशन हो सकता है। हमारे मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए, खास करके जो आईएएस वगैरह की कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके क्लासेस करिए। अच्छा, ये जो औकाफ के मसाइल हैं, औकाफ में करप्शन की बातें होती हैं और उसको लेकर कोई नई पॉलिसी, कुछ नया सोच निकल के आ रही है कि नहीं? एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बना है, अभी उसमें औकाफ नहीं था, लेकिन हमने हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री से बात करके और इसका एक प्रपोजल बनाकर दे दिया है कि हमारे जो औकाफ हैं, ये भी क्योंकि हम संरक्षण देते हैं, उत्तर प्रदेश में हज मंत्री हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो मुसलमानों के खास करके बेनिफिट के लिए औकाफ थे, जिन लोगों ने उनको कब्जे कर लिए हैं, अनऑथराइज तरीके से इंक्रोचमेंट कर लिए हैं, उनको भी एंटी भू माफिया के तहत ही चार्जेस करके और वो
प्रॉपर्टीज अगर खाली हम करा ले जाएंगे और वो प्रॉपर्टीज जब खाली होंगी तो उनको डेवलप करेंगे, उनसे आमदनी बढ़ेगी तो वो वक्फ को जाएगी। वक्फ के जो फायदा पाने वाले लोग हैं, दबे कुचले मुसलमानों को हमने बार बार कहा है कि हम चाहते हैं कि जो दोनों औकाफ हैं, शिया और सुन्नी दोनों, यहां पर आमदनी इतनी हो जाना चाहिए कि यहां से तमाम मुस्लिम समाज के लोगों के मसाइल, खास करके जो हमारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, औरतें हैं, जो बेवा हैं या विडो हैं, खास करके जिन बच्चियों को पढ़ना है, जिनकी शादी बारात नहीं हो पा रही, तो सरकार तो करती है उसमें मदद, लेकिन यह भी सरकार चाहती है कि एक ऐसी मदद हम कर दें जो हमेशा के लिए उनके लिए बनी रहना चाहिए। तो ये लैंड माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा ना कि अब ये इसी में जब हमको शामिल कर लिया जाएगा औकाफ के मामले को भी एंटी भूमाफिया में, कब तक तो ये मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव है और इसमें कोई ना होने की बात नहीं है। ना होने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो हमारा राइट है, मुस्लिम समाज के जो औकाफ हैं इनकी प्रॉपर्टीज को सेव करना सरकार की जिम्मेदारी है। वो किसी वजह से नहीं रह गया, पिछली सरकारों ने इतना ध्यान नहीं दिया, तो हम तो ध्यान देंगे, क्योंकि आप लाख हमारे ऊपर उंगली उठाएं, लेकिन हम तो सबका साथ सबका विकास करेंगे। अच्छा मोहसिन रजा साहब, देखिए एक अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर बहुत सी रियासतों को कहा है कि इस पर कार्रवाई की रिपोर्ट दें। हुजूमी तशद्दुद को लेकर बहुत कुछ हुआ है और ये ज़ाती तौर पर भी और सभी का ये मानना है जो इसके खिलाफ तहसीन पूनावाला जो केस भी लड़ रहे हैं कि ये किसी खास मजहब से रिलेटेड नहीं है। हुजूमी तशद्दुद कहीं पे भी, भीड़ का जो है वो कहीं पे भी किसी के खिलाफ भी होता है। उसको रोकने के लिए क्या आपकी हुकूमत की तरफ से कोई खास? देखिए, हम लोगों ने हमेशा से जहां जहां हमारी सरकारें हैं और केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकारों ने हमेशा सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया। सारे लोगों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी होती है। और आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये एक वर्ड लाते हैं, एक वर्ड कांग्रेस का ही लाया हुआ है सेक्युलर, और एक वर्ड इनका लाया हुआ है मॉब लिंचिंग। इसको वही तो कहना चाह रहे हैं ना आप। ये इनके बनाए हुए हैं। आपने 67 साल सरकारें चलाई हैं, इसका जवाब आप दे दीजिए ना आवाम को। अब आपके पास कुछ बचा नहीं है। अब तो आवाम समझ चुकी ना आपके कैरेक्टर को। कांग्रेस का कैरेक्टर तो खुलकर सामने आ गया पूरे देश की आवाम में, पूरी हिंदुस्तान की आवाम समझ चुकी है बात को। तो अब आप हाशिए पर पड़े हैं। अब घूम घूम के आप इस तरह के जो कहना चाहिए बातें हैं इनको लाते हैं। लेकिन इस तरह की जो चीजें होंगी उनके खिलाफ सख्ती से, मैंने कहा ना आपसे कि हम तो सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी, और किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। ये बार बार योगी जी ने कहा है, और हम आपको फिर कह रहे हैं, हम उनके वजीर हैं, हम भी कह रहे हैं आपसे कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, इसकी कोई छूट नहीं होगी। चलिए नाज़रीन, यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे का, अब हम लौट कर आएंगे। तो क्योंकि मोहसिन रजा साहब लखनऊ में हैं, तो लखनऊ की तहजीब और यहाँ की कल्चर और यहाँ की जो मेलजोल की तहजीब है उस पर भी बात करेंगे इस मुख्तसर वक्फे के बाद। खास मुलाकात में आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहसिन रजा साहब, उत्तर प्रदेश हुकूमत में वज़ीर ममलकत बराए हज व औक़ाफ़। मोहसिन रजा साहब, सियासत पर तो बात बहुत हो गई और होती भी रहेंगी। ये जो लखनऊ है और यहाँ की जो एक तहजीब है, वो आप उसको आज आपने, क्योंकि अपने वालिद साहब का तज़किरा किया, वो जिस अक़दार को लेकर चले थे, आज वो अक़दारें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमको ज़मींदोज़ होती नज़र आती हैं। उसमें और उसमें कितना फ़र्क है, उसको कैसे बचाया जाए उस तहसीब को? देखिए, पिछली, अगर फिर वही आप कहेंगे कि हम सियासत की तरफ जा रहे हैं। लोगों ने सियासी अपने फायदों के तहत इन सब चीज़ों को भी दरकिनार किया, लेकिन फिर भी आज अगर पूरी दुनिया में कहीं मशहूर है तो गंगा जमनी तहजीब वो लखनऊ से चलती है। लखनऊ एक ऐसी जगह है जहां से मोहब्बत और भाईचारे की मिसाल पूरी दुनिया में कायम है। हमने कहा ना कि अगर हम अपने घर के पड़ोस में जाते हैं, महल्लों में निकलते हैं, तो कहीं पर हमें राम प्यारे का खोखा दिखाई देता है, उनका चाय का होटल दिखाई देता है, तो कहीं पर हनीफ की बिरयानी का कॉर्नर खड़ा होता है, ठेला खड़ा होता है। तो ये जो एक तालमेल है, कहीं पान की दुकान है तो उस पान की दुकान में वर्मा जी बैठे हैं, तो एक तरफ कहीं कोई हुक्का पीता दिखता है तो वो किसी मुस्लिम समाज के उसकी है। तो ये जो तालमेल और एक भाईचारा, जो एक गंगा जमनी तहजीब, मैंने, और यही नहीं,
अगर आप बात करें तो हमारे पूरे हिंदुस्तान में, इस बात के लिए हिंदुस्तान पूरी दुनिया में, क्योंकि मैं दूसरे मुल्कों में कई बार गया हूं, आप भी गए हैं, जो यहां पर यहां के जो कहना चाहिए संस्कार हैं, जो यहां हम लोगों को एक कहना चाहिए मोहब्बत और भाईचारा अखलाक, वो दुनिया में कहीं है नहीं जो हिंदुस्तान में है। और उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो अपने जाती फायदे के तहत इसमें कहना चाहिए एक ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंकते हैं, या कहना चाहिए कि वो एक तशद्दुद करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, भाईचारे में कहीं ना कहीं वो अड़चन बनना चाहते हैं। लेकिन मेरे देश के लोग, हिंदुस्तान के लोग, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को सलाम करता हूं कि हमारा ही देश एक ऐसा है, ये ऐसा हिंदुस्तान है कि जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, इससे अच्छा गुलसिता मैंने दुनिया में देखा। बेशक आप सही बात कह रहे हैं और मैं आपकी इस बात पर आपको दाद उस तहसीन भी देता हूं। और मैं जिक्र नहीं करूंगा कि आपके मुखालफिन ही आप पर इस तरह के इल्जामात लगाते हैं आपकी पार्टी पर कि वो ही इस ताने बाने को कहीं बिखेरने की कोशिश करती। बिल्कुल नहीं। देखिए, सबसे अच्छा सवाल आपने किया तहसीन साहब। मैं आपके सामने बैठा हूं और तमाम सवाल उठे कि साहब मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, तो हम हिंदू और मुसलमान नहीं करते हैं, हम देश और देश के इंसानों को लेकर चलने की बात करते हैं। हम अगर आप इस बात पर जाएंगे तो ये आप करते हैं, आपने अपनी दुकानें चलाई हैं। आप अगर हम बात करें थोड़ा सा मेरी बातें हो सकता है किसी को हर्ट भी करें, लेकिन मैं इसलिए नहीं, आईना दिखाने के लिए कि लोगों ने तो पार्टियां खून पर बना ली कि जब कोई भी मसला आया सामने तो उसमें उन्होंने अगर अपना फायदा देखा तो किसी भी मजहब के लोगों पर गोली चलवाकर अपनी पार्टियां खड़ी करी हैं और उस पार्टी को जोड़ने के लिए अपने को मुसलमान कहलाने लगे। आपने देखा मुल्ला मुलायम सिंह यादव कहे गए कि नहीं कहे गए? क्यों कहे गए? क्योंकि इसलिए कहे गए कि उन्होंने एक समुदाय पर गोली चलवाई, किसी आस्था के ऊपर आपने अटैक किया और खून जब हो गया लोगों का तो उस पर आपने इस बना पर सरकार अपनी एक पार्टी बनाई कि ताकि एक समुदाय के लोग मेरे साथ आ जाएंगे। तो ये तो आपने बांटने का और तोड़ने का और जहर घोलने का काम आप इन जैसे लोगों ने किया है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, हमने जातिवाद, तुष्टीकरण, संप्रदायवाद इसको किनारे रखकर सबका साथ सबका विकास की राजनीति मोदी जी ने एक नई परंपरा डाली देश के अंदर, या उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डाली। इसको अमली तौर पर इस चीज को लाएंगे हम। आपने जो जिक्र किया हम राम मंदिर वाले मामले पर, क्योंकि अदालत में अब फैसला है और कुछ ना कुछ आएगा, उस पर बात नहीं करते। आपको हमने बहुत जो जाती महफिलें होती हैं अपने खास लोगों के दरमियान, तो आपको बहुत अशार पढ़ते हुए देखा है, बहुत सारे अशार आपको याद है। तो आपको और आप सियासी मंचों पे इन अशार का इस्तेमाल नहीं करते, कोई खास वजह? देखिए, वजह यह है कि मैंने कहा ना कि अब अगर हम बात करें उर्दू अदब की, तो मैंने तो उर्दू हमारे यहाँ राम गुलाम आते थे उनसे सीखी थी। वाह। राम गुलाम साहब ने मुझे उर्दू पढ़ाई और मेरे बाप के साथ बैठते थे, मेरे वालिद के साथ वो बैठते थे आके मेरे ही सहन में बैठकर वो मुझे उर्दू पढ़ाते थे और हमने उर्दू को बालाए ताक कर दिया। तो जब हमने बालाए ताक कर दिया तो मुझे लगता है कि आज के जमाने में अगर हम इन शेर व शायरी को वहां करेंगे तो मुझे जो एक वक्त मिला है उस वक्त में मैं अपना पैगाम और सरकार के काम और हमारी जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, जो हम जिस नीति के तहत काम कर रहे हैं, उन कामों तक पहुंचाने में पिछड़ जाएंगे। इसलिए मैं शेर व शायरी का इस्तेमाल मंच से कम करता हूं। लेकिन जब आप जैसे दोस्त यार बैठ जाते हैं, नशिस्त हो जाती है, या वो हमारे आम फहम दोस्त जो शायरी का मतलब समझ जाते हैं, उनके बीच में मैं अशार जरूर सुनाता हूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे एक बात मैं आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से इसके जरिए से बताना चाहता हूं लोगों को कि उर्दू संस्कृत की बहन है, ये हिंदुस्तान की जबान है, ये मुसलमानों की जबान नहीं है। ये बात भी बताना चाहता हूं कि बहुत से लोगों ने इसको ये समझ लिया। ये बहुत एक गलत ये हो गया कि उर्दू मुसलमानों की हो गई, हिंदी हिंदुओं की, जबानें बोलने वालों की होती है। मैंने कहा संस्कृत की बहन। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आप जब ये अदब का मुताला करते हैं तो आजकल उर्दू अदब किस मकाम पर आपको नजर आता है? देखिए, मुझे लगता है कि हम ही से कहीं गलतियां हुई हैं, वरना उर्दू के मुहाफिज कैप्टन राकेश शर्मा तक रहे, जिन्होंने चांद पर जाकर जब देश के प्रधानमंत्री ने पूछा कि आप चांद पर वहां से खिला पर, हाँ। तो जब आप वहां गए स्पेस में और वहां से पूछा गया
कि आप ये बताइए कि आपको हमारा हिंदुस्तान वहां से कैसा लग रहा है। तो उन्होंने भी उर्दू से ही खिताब किया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो वहां पर भी जाकर महफूज अगर किसी ने किया है तो कैप्टन राकेश शर्मा ने किया है। और उर्दू और हिंदी दोनों साथ साथ ही चल सकते हैं, दोनों एक दूसरे की दुश्मन नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। ऐसा मानना, मैं हिंदी से बहुत प्यार करता हूं। मुझे तो अगर आप हिंदी में भाषण करने की बात कहें तो मुझे लगता है कि मैं 2-3 दिन तक हिंदी पर बोल सकता हूं। उतना अच्छा मैं शायद उर्दू में अल्फाज का चयन नहीं कर पाऊंगा और बहुत अच्छे अल्फाजों को नहीं ला पाऊंगा जितने अच्छे अल्फाज मैं हिंदी के बोल लूंगा। क्योंकि हिंदी हमारी एक तरीके से मादरी जबान जो है वो हिंदी है। उसको हम जो उर्दू को कहते हैं ना मादरी जबान, ये हम उर्दू जब बोलेंगे तो कहेंगे उर्दू जबान मादरी जबान है, लेकिन एक्चुअल में हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान हमें हमारी बोली जाने वाली जबान वो हिंदी है। ये आप इस पर बहुत से लोग जो है एक अलग राय भी रख सकते हैं। खैर नाज़रीन, मोहसिन रजा साहब का ऐसा मानना है, लेकिन मेरी मादरी जबान उर्दू है, मैं ये मानता हूँ। मोहसिन रजा साहब, बस इजाजत आपसे, आखिर में कोई शेर अगर आप सुनाना चाहें आज की मुलाकात को लेकर। देखिए, मेरा मानना यह है कि आप जहां पर हैं वहां पर बैठकर अच्छे काम कर सकते हैं और अच्छे काम के लिए कि ये कफस ही मुझको अजीज है, मैं जहां बैठा हूं वहां से ही हम शुरू करें। बेशक ये कफस ही मुझको अजीज है, यहां जी तो लूंगा करार से, मुझे अब चमन में न ले चलो, मैं डरा हुआ हूं बहार से। आप सब्जबाग मत दिखाइए, आप जहां हैं पहले उसको सब्जबाग बनाइए। वाह, बहुत अच्छी बात है। और आज की इस मुलाकात के हवाले से आपने मोहसिन रजा साहब को एक अलग अंदाज से भी देखा, कुछ आपकी बातें भी सियासी भी हुई हैं, कुछ तहजीब पर भी बातें हुई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी एक शेर के साथ इसको अंजाम तक पहुंचाता हूं कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।